नमस्कार मित्रों। बहुत सारे बीएमएस स्नातकों की इच्छा थी आयुर्वेदीय शरीर के कोष्ठ और कोष्ठांग इस विषय के ऊपर व्याख्यान लिया जाए। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे शायद कह नहीं पाए होंगे, लेकिन उनको भी इस विषय में रुचि हो सकती है, इसलिए हम कोष्ठ के ऊपर ये लेक्चर ले रहे हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा। आइए, शरीर की ज्ञान की महत्ता जो है सुश्रुताचार्य जगह जगह पे बताते हैं। तो उसके और अगर हम जाए, कोस्ट क्यों, क्या है एग्जैक्टली कोस्ट, इसको अगर हम समझे तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी रिजेंबल्स अ होम विथ बोन्स एंड मसल्स फॉर्मिंग प्रोटेक्टिंग वॉल्स। तो ये जो बोन्स की मसल्स की प्रोटेक्टिंग वॉल्स है, उनके अंदर, यानी जैसे कोई अलमारी होती है और उसके अंदर बहुत सारी वस्तुएं होती है, वैसे ही इंटीरियर्स कॉम्प्राइज ह्यूज कैविटी। यानी हमारा उरप प्रदेश हो या हमारा उदर प्रदेश हो, इनमें बहुत सारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है, ये विद्यमान है इन अवकाश में या स्पेसेस में। तो इस दृष्टि से इनको हम समझेंगे तो ये पता चलता है हमें कि विशेषतः कोस्ट, यह जो शब्द है वह कैविटीज के लिए यूज किया गया है, और ये कैविटीज जो है वो भिन्न भिन्न प्रदेश में शरीर अवयव के विद्यमान है। ठीक है, और इसी को, शरीर अवयवों को सुरक्षित जगह रखने के लिए निसर्ग ने, नेचर ने व्यवस्था की गई है कोष्ठ की। So the organs located within कोष्ठ, कोष्ठ क्या है अभी हमें पता चला, ये एक अवकाश है या रिक्त जगह है। तो जैसे उरक प्रदेश, ठीक है, तो उरक कोष्ठ, और एब्डोमिन रीजन, एब्डोमिनल कैविटी, उसको उदर कोष्ठ कहेंगे हम। अभी इस कोष्ठ में रहने वाले या कोष्ठ में विद्यमान जो अवयव है, जैसे हृदय है, फुफ्फुस है, यकृत है, प्लीहा है, आंत्र है, वृक्क है इत्यादि, इन अवयवों को कोष्ठांग कहा जाता है। और कोष्ठांग को ही आशय, यह भी संज्ञा दी गई है। तो कोष्ठ से हमने समझा कि एक ये रिक्त अवकाश है या आकाश है, स्पेस है, कैविटी है। और कोष्ठ का मतलब बॉवेल, यानी क्रूर कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और मृदु कोष्ठ। इस पद्धति से बॉवेल मूवमेंट्स कैसे है, उस पद्धति से भी कोष्ठ, यह परिभाषा आयुर्वेद में उपयुक्त की गई है। और कोष्ठांग से हमने जाना ये क्या है, तो ये विविध अवयव है, अंगावयव है, जो इन कोष्ठ प्रदेश में विद्यमान है या स्थित है। ठीक है, तो इन कैविटीज को, यानी कोष्ठ प्रदेश को अगर हम समझे तो आप देख सकते हैं डॉर्सल बॉडी कैविटीज कौन कौन सी है। तो क्रैनियल कैविटी है और वर्टेब्रल कैविटी है। डॉर्सल यानी पिछले या पोस्टीरियर साइड से। ओके, आगे जाते हैं। अगर फ्रंट साइड से आप देखें, ये भी देखिए आप, तो फ्रंट साइड से अगर आप देखें तो ये उरप प्रदेश का जो कोष्ठ है, थोरैसिक कैविटी, उसके बाद में डायफ्राम से, डायफ्राम जो ट्रांसवर्स मसल है, उससे उरप प्रदेश और उदर प्रदेश स्वतंत्र होता है। और फिर नीचे जो होती है उदर प्रदेश में, वो है एब्डोमिनल कैविटी। अभी एब्डोमिनल कैविटी जो है वही कंटिन्यू होती है लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, एक्चुअली उसे कहा जाता है पेल्विक कैविटी। और फिर ये आधुनिक दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ, मॉडर्न एनाटॉमी के दृष्टि से। और फिर एब्डोमेन और पेल्विक कैविटियों को मिलके, दोनों को मिला के एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी कहा जाता है। अभी उरप प्रदेश की ही अगर कैविटीज जो कोष्ठ है, इनको अगर हम विभक्त करें तो आप सुपेरियर मीडियास्टिनम देख सकते हैं, फिर प्लूरल कैविटी है, फिर पेरिकार्डियल कैविटी है, ठीक है, विद इन द मीडियास्टिनम।
और इनमें, इन कैविटीज में फिर ऑर्गन्स जो है, कोष्ठांग जो है वो विद्यमान है। जैसे पेरिकार्डियल कैविटी में हार्ट रहेगा या हृदय रहेगा, ठीक है। प्लूरल कैविटीज में क्या रहेगा, फुफ्फुस, यह अवयव रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रैनियल कैविटी में ब्रेन रहेगा, और वर्टिब्रल कैविटी जो है उसमें स्पाइनल कॉर्ड रहेगा, ठीक है। और इसी पद्धति से एब्डोमेन में विविध अवयव रहेंगे, जैसे आमाशय है, फिर यकृत है, प्लीहा है, लघ्वंत्र है, बृहदांत्र है, पक्वाशय है, ठीक है। और फिर बस्ती है। बस्ती के बाद यहाँ पे स्त्रियों में विशिष्ट अवयव रहेगा, वो है गर्भाशय। तो ये हो गए विभिन्न कोष्ठांग, ठीक है। तो कोष्ठ में कोष्ठांग या आशय रहते हैं। तो कोष्ठ से हमने क्या जाना, तो ये बड़ी बड़ी रिक्त जगहें हैं, कैविटीज है, अवकाश युक्त जगह है, जिसे हम रूम्स भी कह सकते हैं। ये रूम्स है शरीर के अंदर। और फिर इसी के अंदर विविध कोष्ठांग अवयव विद्यमान होते हैं, स्थित होते हैं, और उसको कोष्ठ कहा जाता है। जैसे थोरैसिक कैविटी में लंग्स है, हार्ट है, एसोफेगस है इत्यादि। और फिर एब्डोमिनल कैविटी में जैसे अभी हमने समझा, स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, किडनीज, यूरेटर, ठीक है, ये अवयव रहेंगे। पेल्विक कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस, लोअर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन्स। तो thoracic cavity, abdomen cavity, pelvic cavity, these are the large spaces, okay, ये बड़े कोष्ठ है, okay. So these all spaces are termed as koshtha in Ayurveda Sharir. So the word koshtha, in short we can say, is used for the empty place where the things can be kept in a lot. इसीलिए मैंने अलमारी या कबर्ड की उपमा दी थी. In our thoracic cavity that we have already seen, okay, the lungs are there, heart is there, okay, and so on. So as per Sushruta, entire abdomen should be considered as koshtha. So Sushruta has described that thoraco-abdominal cavity can be considered as koshtha, where stomach, large intestine, etc. organs are located. So this is the Sushruta's opinion. Okay, and hence in Sushrut Chikitsasthan second chapter, सुश्रुताचार्य जी ने कहा है, स्थानानि आम अग्नि पक्वानाम मूत्रस्य रुधिरस्य च रुद उंडुकाः फुफ्फुसश्च कोष्ठ इति अभिधीयते। तो देखिए, दलनाचार्य टीका में इस श्लोक के ऊपर लिखते हैं के पुनः आशय इति आह, क्योंकि आशय नाम से भी आमाशय, पक्वाशय, रक्ताशय, ऐसे सप्त आशय बताए हैं। आगे उसके हम टेबल देखने वाले हैं। फिर भी यहाँ पे स्वतंत्र रूप से कोष्ठ बताने का मतलब क्या है? तो स्थानानि आम पक्वानाम इत्यादि स्थान शब्द आमादिभिः प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो यहाँ पे स्थान, यह शब्द जो है स्थानानि, तो आमस्थान, अग्निस्थान, पक्वस्थान, मूत्रस्थान, रुधिरस्थान, हृदय स्थान, विशेषता, सॉरी, ये पहले श्लोक तक, ये पहली लाइन जो है रुधिरस्य च, ओके, यहाँ पे हमने स्थान शब्द जो है वो संयुक्त करना आवश्यक हो जाता है, और फिर उसका अर्थ हम समझ सकते हैं आमस्थान, अग्निस्थान, पक्वस्थान, मूत्रस्थान, रुधिरस्थान, हृदय, उंडुक, फुफ्फुस। इस पद्धति से यह हो जाते हैं टोटल 8 जो है वो कोष्ठांग यहाँ पे बताए हैं। आगे चरकाचार्य विस्तार से शारीर स्थान 7वें अध्याय में 15 कोष्ठांग बताते हैं। तो कोष्ठ में जो अवयव रहते हैं उसे कोष्ठांग कहते हैं। तो ये चरकाचार्य जी का विस्तृत यहाँ पे कथन आया है। गद्यमय श्लोक है, नाभिश्च हृदयं च क्लोम यकृत प्लीहा वृक्क बस्ती पुरुषाधार आमाशय पक्वाशय उत्तरगुद अधरगुद क्षुद्रांत्र
स्थूलांतर वपावहनम च इति। तो यहाँ पे क्लोम शब्द से वह स्पष्ट करते हैं चक्रपाणी टीका में, पिपासा स्थान, जहां पे प्यास या तृष्णा की अनुभूति होती है वह स्थान। बस्ती से वह स्पष्ट करते हैं मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। उत्तर गुद से वह पुरुषम अवतिष्ठते येन तु पुरुषम निष्क्रामति तद अधरगुदम। तो उत्तर गुद से रेक्टम, जहां स्थूल मल, पुरुष मल जो है वो संचित होता है और जहां से वो निष्क्रमण होता है उसको अधरगुद कहते हैं। ठीक है, यानी इसको एनल कैनल हम कहेंगे। वपावहन क्या है? तो यह मेद का स्थान है। इसे तैलवर्तिका, यह भी नाम ओमेंटम चक्रपाणी दत्त जी देते हैं। ठीक है, वो स्निग्धयुक्त होने की वजह से, और वर्ती यानी फ्लैट ऐसा उसका स्ट्रक्चर रहता है, इसलिए उसको तैलवर्तिका ऐसे कहा है चक्रपाणी दत्त जी ने। तैलवर्तिका नाम से वह जानी जाती है, यह इस पद्धति से बताया है। तो यहाँ पे समरी है, देखिए। चरकाचार्य 15 कोष्ठांग बताते हैं। नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक्क, वस्ति, पुरुषाधार, आमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधरगुद, क्षुद्रांत्र, स्थूलांत्र और वपावहन। तो ये टोटल हो जाते हैं 15 कोष्ठांग। सुश्रुताचार्य आमाशय, अग्नियाशय, उन्होंने यहाँ पे आशय शब्द से भी बताया है। और ये जो हमने अभी रेफरेंस देखा थोड़ी देर पहले, चिकित्सा स्थान दूसरे अध्याय का, तो कोष्ठ में कौन कौन से अवयव होते हैं उनका उल्लेख करते हुए उन्होंने आम स्थान, अग्नि स्थान इस पद्धति से बताया है। और वहां पे आमाशय, अग्नियाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रुधिराशय, हृदय, उंडुक और फुफ्फुस ऐसे उन्होंने बताया है। ठीक है, यहाँ पे चिकित्सा स्थान दूसरे अध्याय में। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह जो है उनमें थोड़ा सा हमें भिन्नता दिखती है। अष्टांग हृदय में डिंभ नामक जो है और पायु यानी एनस, तो फुफ्फुस का स्वतंत्र उल्लेख है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम समझे तो नाभि एक स्वतंत्र हमें दिखता है, डिंभ एक दिखता है। ये डिंभ क्या है इसको हम आगे समझेंगे। तो ये आंत्र का ही एक भाग है। आंत्र यानी इंटेस्टाइन्स स्वतंत्र उन्होंने स्थूलांत्र, लघुवंत्र ऐसे करके नहीं बताया है। जैसे हमें यहाँ पे पंचदश कोष्ठांगी में क्षुद्रांत्र, स्थूलांत्र ऐसे शब्द दिखते हैं, तो अष्टांग हृदयकार उनको इकट्ठा बताते हैं आंत्र करके। पायु यानी गुद, एनस। ठीक है, तो इसको एनल रीजन ऐसे हमने समझना चाहिए, जो यहाँ पे उत्तर गुद, अधर गुद इस शब्द से चरकाचार्य बता रहे हैं। अभी यहाँ पे अष्टांग संग्रहकार जो है वो देखिए आंत्र यहाँ तक ही बताते हैं। तो एक कंपैरेटिव चार्ट हमारे पास चाहिए और हमने ध्यान भी रखना है। ये टेबल को आप ठीक से समझे तो हमें हमारी जो बृहत्त्रयी ग्रंथ है यानी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह एवं अष्टांग हृदय संहिता, ये किस पद्धति से हमें समझाते हैं कोष्ठांग के बारे में, उनके दृष्टिक्षेप में, एक ही दृष्टिक्षेप में हम उनका दृष्टिकोण जान सकते हैं। अभी देखिए सुश्रुताचार्य अष्टांग संग्रह और शारंगधर संहिता में आशय शब्द से भी हमें कोष्ठांग पता चलते हैं या उन्होंने बताए हैं। जैसे को आशय के लिए स्वतंत्र हमारे एक यूट्यूब पे लेक्चर है, वो उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, उसको एक बार देख लीजिए। तो ये 7 आशय वहां पे विस्तृत पद्धति से बताए हैं। आशय इसका अर्थ रिक्त जगह ऐसा होता है। ठीक है, या स्पेस यानी कैविटी। तो रक्त से भरी हुई जो रिक्त जगह रहेगी यानी रिक्तता रहेगी तभी तो वो भरी रहेगी। श्लेष्मा रक्ताशय, श्लेष्माशय, आमाशय, पित्ताशय, पक्वाशय, वाताशय और मूत्राशय, ये सुश्रुताचार्य बताते हैं। और फिर इसको ही रिपीट किया है वैसे के वैसे, सिर्फ शब्द प्रयोग श्लेष्माशय की जगह कफाशय ऐसे अष्टांग संग्रह में मिलता है। और यहाँ पे पित्ताशय की जगह शारंगधराचार्य जी अग्न्याशय बोलते हैं और रक्ताशय को जीव रक्ताशय कहते हैं, पक्वाशय को मलाशय कहते हैं। ठीक है, वाताशय को पवनाशय कहते हैं, मूत्राशय वैसे के वैसे। तो ये 7 आशय जो है, अगर आशय शब्द से आपको पूछा जाए, ठीक है,
LAQ या SAQ में, तो आपको इन 7 आशय और उनका तुलनात्मक इस पद्धति से उन्होंने लिखा है। तो संख्या समान है, सिर्फ शब्द जो है वो पारिभाषिक शब्द अलग अलग उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक मत हमें दिखाई देता है सुश्रुत अष्टांग संग्रह और सारंग दर्ज। यानी हम ऐसा उसको ब्रीफ कर सकते हैं कि सुश्रुताचार्य जी को अष्टांग संग्रह और शारंगधर संहिता में एज इट इज फॉलो किया है इन टोटो। तो अभी सबसे पहले ये जो भी जितने कोष्ठांग यहाँ पे आए हैं उनको आयुर्वेद की दृष्टि से मुख्यतः हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही अपेक्षित है। मॉडर्न का जो एनाटॉमी का पोर्शन है या जो वर्णन है वो आप आसानी से इधर से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से आयुर्वेद के ग्रंथों में इनका क्या वर्णन है, क्या अर्थ लेना चाहिए, उसको हम मॉडर्न एनाटॉमी के साथ थोड़ा सा कोरिलेट जरूर करेंगे। तो सबसे पहले नाभि। नाभि यह जो पंचदश कोष्ठांगानी में चरकाचार्य वर्णन करते हैं, नाभि का अर्थ नेवल रीजन या अम्बिलिकस। तो हमें जगह जगह नाभि शब्द का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले प्रथम वर्ष में हम उसका उल्लेख जानते हैं पित्त के स्थान के तौर पे, और वहां पे नाभि यानी अम्बिलिकस पर्टिकुलरली, जिसे अंग्रेजी में बेली बटन भी कहा जाता है, वो फिजिकल ऑर्गन वहां पे अपेक्षित नहीं है। उसके नीचे या उसके अंदर पेट में जो लघ्वंत्र है, विशेषतः डिओडिनम और इलियम जेजुनम, ये लघ्वंत्र के अवयव अपेक्षित है नाभि शब्द से, पित्त का स्थान जब बताते हैं। फिर ग्रंथों में हमें वर्णन मिलता है जो जिसे हम गर्भ शारीर में विस्तृत पद्धति से देख चुके हैं, सुश्रुत शारीर स्थान 3 अध्याय का रेफरेंस गर्भ नाभि नाड़ी का। और फिर गर्भ की नाभि से जो अम्बिलिकल कॉर्ड जिसे कहते हैं वो अपरा या प्लासेंटा से कनेक्ट है, प्लासेंटा इंडोमेट्रियम या यूटेराइन वॉल से कनेक्टेड है, वहां से गर्भ को पोषण मिलता है। ये नाभि अवयव के इसमें हम बता सकते हैं। ठीक है, और फिर उसी को अष्टांग संग्रहकार नाभ्याम प्रतिबद्धा नाड़ी इस पद्धति से, और नाड्याम अपरा तस्या मातृ हृदय, यानी वो गर्भनाभि नाड़ी जो है वह अपरा यानी प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, और प्लेसेंटा जो कनेक्टेड है वह माता के मदर के हार्ट के साथ कनेक्टेड है, और वहां से उसको आहार रस के द्वारा रस रक्त संवहन के माध्यम से फीटल सर्कुलेशन भी आप बाजू में देख सकते हैं उसका चित्र, उसके माध्यम से वो गर्भ को पोषण मिलता रहता है। ठीक है, इसी पद्धति से हमें सुश्रुताचार्य शारीर स्थान 4 में बताते हैं तस्यांतरेण नाभिस्तु ज्योतिस्थानम ध्रुवम श्रुतम तद आधमति वातस्तु देहस्तेन अस्य वर्धते उष्मना सहितश्चापि धारयति अस्य मारुताः ऊर्ध्वं त्रिर्यक् अधस्ताश्च श्रोतांसि अपि यथा तथा। तो वह प्रक्रिया बताते हैं किस पद्धति से फीटल सर्कुलेशन होता है, वह अपने शब्दों में सुश्रुताचार्य जी बता रहे हैं। और वहां पे नाभि को वह ज्योति स्थान यानी अग्नि स्थान, ठीक है, यानी पचन शक्ति का स्थान, जाठराग्नि का स्थान मुख्यतः बताया है। और वातस्तु तद आधमति वातस्तु, यानी उस अग्नि को प्रज्वलित रखने का, उसको दमन करने का। देखिए, हम बाहर भी अगर कैंप फायर करते हैं और अग्नि अगर धीमी हो जाती है तो हम फूंक मारते हैं, वैसे ही फूंक मारने का काम जो है अग्नि सखा कौन है, वो वायु है, और विशेषतः पेट में या नाभि स्थान पे समान वायु कार्य करता है। ठीक है, यानी जाठराग्नि पाचन शक्ति आयुर्वेद की दृष्टि से, या जिसे डाइजेस्टिव फायर भी हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और फिर समान वात दोष विशेषता, इन दोनों का रोल जो है वो गर्भ पोषण के लिए, जो गर्भनाभि नाड़ी द्वारा रस रक्त संवहन होता है और पोषण मिलता है, उसमें रोल प्रधान बताते हैं सुश्रुताचार्य जी। ठीक है, आगे जाते हैं। सुश्रुत शारीर स्थान में
हमें तासाम नाभिर्मूलम ततश्च प्रसरन्ति ऊर्ध्वम अधः तिर्यक्, यह एक रेफरेंस मिलता है। यानी अगर वह गर्भ जो है वो 9 महीने के बाद उसका जो कालावधि है वह फुल टर्म होने के बाद उसकी प्रसूति होती है, माता के शरीर से वह परतंत्र रहता है, माता के शरीर में बाहर आके वह स्वतंत्र होता है, और फिर गर्भनाभि नाड़ी कर्तन होता है, और फिर वह अलग से यानी स्वतंत्र होता है, परतंत्रता उसकी खत्म होती है। फिर भी नाभि स्थान जो है वह प्रसरंती ऊर्ध्वम अधम तिर्यक्, इस अर्थ से नाभि स्थान जो है विशेषतः उसमें गर्भावस्था में जो नाड़ियां रहती है उसका प्रयोग हम नाभि में कुछ औषधि डालने के लिए या वह एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ग्रंथों में वर्णित है, अगर कोई बालक है और उसको अतिसार है ज्यादा प्रमाण में, बहुत उसको डायरिया हो गया है और डिहाइड्रेशन हो रहा है और मुंह से भी कुछ दे नहीं सकते, उस बालक को ले नहीं सकता, तो ऐसे स्थिति में एक योग मिलता है आयुर्वेद के ग्रंथों में, और उसमें आमलकी का कल्क जो है उसका आलवाल यानी नाभि के इर्द गिर्द उसकी दीवार बनानी है, और नाभि में आर्द्रक स्वरस यानी वेट जिंजर या फ्रेश जिंजर है उसका जूस डालने के लिए कहा है। तो वहां से फिर अग्नि दीप्ति होती है, और वहां पे वर्णन क्या है उस योग के फलश्रुति का मालूम है आपको? वहां पे बताया है नदी के समान वेगवान अतिसार भी रुकता है। तो इसका मतलब यह है कि वह जो स्थान है वह हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के तौर पे भी नाभि स्थान इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ऊर्ध्व अध तिर्यक यानी सर्व शरीर में हर एक प्रांत में जाने वाली नाड़ियां मौजूद होती है। और हम आजकल देखते भी हैं जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में नाभि चिकित्सक यानी केवल नाभि में विविध तेल का प्रयोग करते हुए, मैं उसका तज्ञ नहीं हूं इसलिए केवल आपको बता रहा हूं कि ये भी एक चिकित्सा पद्धति फल फूल रही है अभी। आगे सुश्रुताचार्य शारीरस्थान 7वें अध्याय में ही यावती अस्तु शिराः काये संभवन्ति शरीरिणाम नाभ्याम सर्वा निबद्धास्था प्रतन्वत्ति समन्ततः नाभिस्था प्राणिनाः प्राणाः प्राणान् नाभि व्युपादिता शिराभिवृत्ता नाभि चक्र नाभि इव आर्कैः। तो यहाँ पे उपमा दी है। आप अगर बैलगाड़ी का चक्र देखेंगे या अपने टू व्हीलर का चक्र पहिया देख लीजिए, उसमें एक सेंटर पॉइंट रहता है, आखा जिसे कहते हैं, और जो रॉड्स रहते हैं, ठीक है, या जिसे स्पोक भी कहते हैं हम हमारे बाइसिकल के लिए या टू व्हीलर के लिए, वो स्पोक जो है वो सिराएं हैं, और उसका केंद्र क्या है तो नाभि है। तो और उस नाभि स्थान पर प्राणिनाम प्राणाः, तो एक प्राण स्थान भी कहा है, नाभि सद्य प्राणहर मध्म है। देखिए ग्रंथों में जो हमें संदर्भ मिलते हैं उनको हमने इकट्ठा करना है और उस कोष्ठांग का वर्णन करना है। तो नाभि यह पहला कोष्ठांग वर्णन करते हैं पंचदश कोष्ठांगानी में चरकाचार्य, उसके इसलिए हम नाभि पहले देख रहे हैं। फिर अष्टांग हृदय का रेफरेंस है, गर्भस्य नाभो मातिश्च रुधिराणि निबध्यते पुष्टिमाप्नोति केदार इव कुल्यया। जैसे बड़े कैनाल से छोटे कैनाल में पानी जाता है और फिर उस छोटे कैनाल से और छोटे कैनाल में जाता है, केदार कुल्य न्याय हम सप्तधातु के पोषण के बारे में हम देख चुके हैं। तो वैसे ही गर्भनाभि नाड़ी जो है वह यानी अम्बिलिकल कॉर्ड से फीटल न्यूट्रिशन जो है वो होता रहता है। आगे फिर और प्रतानः पद्मिनी कंदा इत्यादि यथा जलम, यानी और एक उपमा वहां पे दी है कि नाभि जो है वो पद्मिनी यानी क्या है, लोटस फ्लावर, कमल जो रहता है, कमल के आप अगर उसके डंठल से लेके उसके आप रूट तक जाएंगे तो वहां पे आपको एक कंद मिलेगा, और कंद को बहुत सारे सब रूट्स मिलेंगे आपको। तो उसी प्रकार से नाभि स्थान केंद्र स्थान है
और वहां से जो है संपूर्ण शरीर में सप्लाई जो है वो न्यूट्रिएंट्स का होता है। तो ये विशेषतः वर्णन नाभि नाड़ी का जो है वो गर्भावस्था में है, लेकिन गर्भावस्था से बाहर आने के बाद भी बाल्यावस्था है, तारुण्यावस्था है या वृद्धावस्था है, उसमें भी नाभि का जो है महत्व है। एज अ लोकेशन सरफेस एनाटॉमी के तौर पे भी उसको बताया गया है, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग भी हमें कुछ योग की अगर हम रेसिपी जो बताई है आयुर्वेद में उनका अगर अध्ययन करें तो हमें समझता है। ये हमने रेफरेंस चरक चिकित्सा स्थान 15 अध्याय ग्रहणी चिकित्सा अध्याय अग्नि अधिष्ठानम अन्नस्य ग्रहणात् ग्रहणी मता नाभेः उपरि सा ही अग्नि बलोपस्तंभ बृहिता अपक्वम धारयति अन्नम पक्वम सृजति पार्श्वताः दुर्बल अग्नि बलादुष्टा तु आमम एवं मुंचति। एनीवे ये ग्रहणी का हम छोड़ देते हैं, लेकिन नाभेः उपरि सा अग्नि का अधिष्ठान या स्थान मुख्य जो बताया है उस अवयव को ग्रहणी, जिसे मॉडर्न एनाटॉमी में हम डिओडिनम कह सकते हैं, ठीक है, वह कहाँ है? नाभेः उपरि सा, ठीक है, यानी नाभि के ऊपर है वो थोड़ा सा। ये सरफेस एनाटॉमी उसका स्थान जो है बताने के लिए देखिए, ये पाचक पित्त का स्थान जो बता रहे हैं, या फिर यहाँ पे इस चित्र में आप पाचक पित्त का स्थान देख रहे हैं, तो ये अम्बिलिकस के ऊपर थोड़ा सा है, ठीक है, अम्बिलिकस के बिल्कुल नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी। यानी नाभि का जो उपयोग है वह एज अ सरफेस मार्किंग जैसा भी किया गया है आयुर्वेद के ग्रंथों में, यह मुझे आपको बताना है, ठीक है। तो आशा है आपको यह समझ में आ रहा होगा। हम स्वतंत्र रूप से हृदय के ऊपर एक और दूसरा जो लेक्चर है वो लेंगे। ये थोड़े थोड़े शॉर्ट लेक्चर इसलिए मैं बना रहा हूं क्योंकि समय जो है वो मुझे थोड़ा सा कम अवेलेबल है, इसीलिए। तो इसका आगे का भाग जो है वो स्वतंत्र रूप से देखेंगे। धन्यवाद।